हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्शन 103 कोरम स्टार्ट किया था और कोरम के अंदर हम लोगों ने लिमिट्स देख ली थी कि प्राइवेट कंपनी के लिए कितना कोरम चाहिए एंड पब्लिक कंपनी के लिए कितना कोरम चाहिए। अब उसके आगे कुछ और कंडीशंस हैं, वो भी हम देखते हैं सेक्शन 103 और क्या क्या बोलता है कोरम के कंसर्न में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो बोला गया है कि अगर बाई चांस जो हमने कल कोरम पढ़ा था वो प्रेजेंट नहीं हुआ, अगर जो रेक्विजिट कोरम था वो प्रेजेंट नहीं हुआ, कितने पीरियड में? हाफ एन आवर। कितने पीरियड में? हाफ एन आवर। तो कोरम के लिए यहाँ पे रेक्विजिट टाइम कितना रहता है? हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर आधे घंटे में कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? मीटिंग बिना कोरम के तो नहीं हो सकती, तो मीटिंग को क्या करना पड़ेगा? एडजर्न करना पड़ेगा। व्हाट इट सेज, इफ कॉल्ड ऑन रेक्विजिशन, तब तो कैंसिल हो जाएगी। मतलब रेक्विजिशनिस्ट खुद ही कॉल कर रहे हैं, खुद ही नहीं आ रहे हैं। मेंबर्स, रेक्विजिशनिस्ट कौन है? मेंबर्स। मेंबर्स ने कॉल किया, मेंबर्स ही नहीं आ रहे हैं। तो अगर उन्होंने कॉल किया है और फिर भी कोरम फॉर्म नहीं हो रहा है, तब तो मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल इफ कॉल्ड बाय रेक्विजिशन। लेकिन अगर रेक्विजिशनिस्ट के अलावा वाली मीटिंग है, नॉर्मल केसेस में जो आप मीटिंग कॉल कर रहे हैं, वहां पे अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग क्या होगी? एडजर्न हो जाएगी। तो मीटिंग शैल बी एडजर्न टू नेक्स्ट वीक सेम डे प्लेस और अदरवाइज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। बोर्ड मीटिंग में भी ऐसे ही पढ़ते हैं हम, कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाती है? एडजर्न। कब? नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम बात बोली है। अब एक प्रोविजन जो अलग है, बोर्ड मीटिंग में हम क्या पढ़ते हैं? अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो फिर वहां पे क्या हो जाता है? मीटिंग कैंसिल हो जाती है ना, मीटिंग कैंसिल। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है वही कोरम फॉर्म कर लेंगे। तो व्हाट इट सेज, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एडजर्न मीटिंग और ऑफ चेंज ऑफ डे टाइम और प्लेस ऑफ मीटिंग अंडर क्लॉज ए, the company shall give not less than 3 days notice to the members either individually or by publishing an advertisement in the newspaper which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated। अब अगर मीटिंग एडजर्न हो रही है तो क्या नोटिस देना पड़ेगा? हाँ देना पड़ेगा। कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 3 days नोटिस। तो यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है? 3 days। ये 3 days नोटिस कब देना पड़ेगा? अगर मीटिंग क्या हो रही है? एडजर्न, या फिर आप क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं डे मीटिंग में, चेंज इन मीटिंग। जो भी मीटिंग है उसका डे टाइम वेन्यू कुछ भी अगर आप चेंज कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? 3 days का नोटिस देना पड़ेगा। इज दिस ओके? बात समझ में आ गई? यस। तो दोनों ही हो गए तब तो वैसे भी जाएगा। कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन है तब भी जाएगा ही जाएगा, सिंगल हो या डुअल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे और लिखा हुआ है, और कोई भी एक ट्रांजेक्शन हो गया तो आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस तो देना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए जैसे क्या बोला, इन केस एडजर्न मीटिंग या फिर चेंज ऑफ डे टाइम प्लेस है ना, इन क्लॉज ए, ये क्लॉज ए है ना। अब आपका कोरम प्रेजेंट नहीं था तो आपने मीटिंग क्या की? एडजर्न, वही नेक्स्ट वीक। अब अगर नेक्स्ट वीक में आपने एडजॉर्न कर दी है तो अब आपको कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 3 दिन। तो मतलब जब भी अगले हफ्ते होगी उससे 3 दिन पहले आपको नोटिस डिस्पैच करना पड़ेगा। कैसे डिस्पैच करना पड़ेगा? मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस क्या होएगा? एडवर्टाइजमेंट दे दो और इंडिविजुअली दे दो, जैसा भी फिजिबल है। जैसे मान लीजिए कंपनी में मेंबर्स कम है तो इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। मेंबर्स बहुत ज्यादा है तो फिर इंडिविजुअली भेजना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट दे देंगे। एडवर्टाइजमेंट हमेशा किस में जाता है? न्यूज़पेपर में। कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश और वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर हमेशा देखना कंपनी साइड में 2 ही न्यूज़पेपर जाते हैं, एक तो इंग्लिश और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज। ठीक है, वर्नाक्युलर लैंग्वेज कौन सी वाली? हाँ, जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है उसका एरिया जो होता है, तो जहाँ पे भी आपका सर्कुलेशन जो है ज्यादा होता है वो वाले न्यूज़पेपर में आप भेज दीजिए। इज दिस क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई है? तो 2 बातें हुई, 2 कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अगर कोरम आधे घंटे में प्रेजेंट नहीं हुआ तो 2 कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर मीटिंग रेक्विजिशन वाली तो कैंसिल ही हो जाएगी स्ट्रेट अवे, क्योंकि मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई वो खुद ही नहीं आ रहे, तो मीटिंग का कोई सेंस ही नहीं है ना। वेयर एज अगर मीटिंग जो है कौन सी वाली है? अदर देन रेक्विजिशन वाली है तो एडजॉर्न होएगी, और जब भी एडजॉर्न करोगे तो क्या दोगे? नोटिस। कितने दिन का? ओके
आगे देखें। इफ एट एडजॉर्न मीटिंग ऑल्सो quorum is not present विद इन हाफ एन आवर। अब मान लो मीटिंग एडजॉर्न हो गई है और एडजॉर्नमेंट के भी एडजॉर्न मीटिंग में भी आधे घंटे में quorum प्रेजेंट नहीं हुआ। फ्रॉम द टाइम पॉइंटेड फॉर होल्डिंग मीटिंग द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द quorum। मेंबर्स प्रेजेंट मेंबर्स मतलब कम से कम दो तो होंगे। प्लूरल यूज किया गया, तो जब भी प्लूरल है तो ऑब्वियसली दो तो होंगे। तो यहाँ मेंबर्स को इंटरप्रीट हम क्या करें, मिनिमम टू। से लेट्स सपोज देयर इज अ पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम quorum 5 तो होगा ही होगा किसी भी केस में, 5 से कम तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर मैं मान के चलूं अप टू 1000 मेंबर्स हैं तो भी 5 quorum तो होगा ही होगा। मान लीजिए तेरे से कंपनी कॉल ए लिमिटेड और इसका रिक्विजिट quorum जो है वो 5 है ना, 5। इनकी एजीएम कॉल हुई, एजीएम quorum में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही आए, तो ये वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड मीटिंग है ही नहीं, है ना। तो मीटिंग को क्या करना पड़ेगा, एडजॉर्न। तो हमने एडजॉर्न किया अगले हफ्ते के लिए, 3 दिन का नोटिस भेज दिया, एडजॉर्नमेंट हो गया। अब जब एडजॉर्न हुई तो उसमें 4 भी नहीं थे, 3 ही लोग थे, एक और कम हो गया। तो जो 3 लोग हैं क्या वो वैलिडली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आंसर है यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स की मीटिंग है। यहाँ पे हम बार बार नोटिस देकर इस तरह से नहीं बुला सकते। तो जितने लोग हैं जिनको नहीं आना जबरदस्ती बुला नहीं सकते, उनका कोई ड्यूटी बाउंड भी नहीं है, वो लोग, उनकी इच्छा है कि उनको मीटिंग अटेंड करनी है कि नहीं करनी है। तो ऐसे में जो 3 लोग हैं वही quorum फॉर्म कर लेंगे। लेकिन बोर्ड मीटिंग में ऐसा नहीं होता, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर से ड्यूटी बाउंड होते हैं, तो अगर वो quorum फॉर्म नहीं कराते हैं ना तो मीटिंग क्या हो जाती है, कैंसल्ड। क्या हो जाती है वहां पे, कैंसल्ड हो जाती है। इज दिस ओके? चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 104 चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन, अच्छा इन जनरल कंपनी के आर्टिकल्स में चेयरमैन के प्रोविजन लिखे हुए होते हैं, है ना। जनरली आर्टिकल्स में अगर किसी पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट किया हुआ है तो जो कंपनी का चेयरमैन है वही मीटिंग्स का भी चेयरमैन बन जाता है ना। इन जनरल तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। माइट भी तरह से प्रोबेबिलिटी की कंपनी ने ऐसा कोई चेयरमैन नहीं बना रखा हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट जो किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में सेक्शन 104 हमें बताता है। तो व्हाट इट सेज, लेट्स सी। अनलेस आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, मतलब वही अगेन आर्टिकल्स के पास ओवरराइडिंग पावर। मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन देयरऑफ ऑन शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड ये इलेक्शन का तरीका होता है, वोटिंग करने के तरीके होते हैं ना। तो जब भी जनरल मीटिंग होती है उसमें जब वोट कास्ट होते हैं तो उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो क्या होता है शो ऑफ हैंड, या फिर होता है पोल, और ई वोटिंग एक और होता है, ई वोटिंग लेकिन वो अलग चलता है। लेकिन तरीके 2 होते हैं यहाँ पे, एक तो शो ऑफ हैंड्स और एक होता है पोल। ये क्या है, वोटिंग के मैनर है। ये अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे पढ़ेंगे। देखो अभी इन जनरल इतना समझ लो बस कि शो ऑफ हैंड का मतलब होता है 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट। जैसे मान लीजिए हमने बोला कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है मिस्टर ए को चेयरमैन बनाने के लिए, है ना, तो हैंड रेस कर दिया, ठीक है। अब एक ही हाथ खड़ा करोगे ना, हैंड रेस करोगे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग। अब किसी के पास 1 लाख शेयर है तो 1 लाख हाथ तो नहीं ला सकता ना वो, कि मैंने 1 लाख ठक 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 बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, है ना, तो वो तो हो नहीं सकता। तो एक ही हाथ खड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर होल्डिंग वोट कितना मिल रहा है, सिर्फ 1 ही मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड 1 member is equals to 1 vote। Whereas पोल कंडक्ट जो होता है, पोल में ऐसा नहीं होता। पोल में क्या किया जाता है, जितने शेयर्स हैं उतने वोट मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट होता है। 1 शेयर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 वोट होता है। अब किसी के पास 1 लाख शेयर है तो उसके वोट कितने होंगे, 1 लाख। 10 लाख शेयर है तो 10 लाख वोट होंगे, ठीक है। अच्छा किसी भी कंपनी में वोटिंग का ज्यादा सही तरीका कौन सा है, शो ऑफ हैंड्स या पोल? नहीं, पोल है ज्यादा सही तरीका, है ना। ज्यादा सही तरीका तो यही है, क्योंकि जिसके पास जितनी होल्डिंग उसको ज्यादा वोट मिलने चाहिए ना भाई। जिसने कम स्टेक होल्ड किया, जिसने कम इन्वेस्टमेंट किया, वो भी उतना ही वोट एक्सरसाइज कर रहा है जितना कि ज्यादा वाले कर रहे हैं। तो बेईमानी है ना एक तरह से। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट मैनर कौन सा होता है, पोल हमेशा।
अगर पोल डिमांड होता है तो पोल ही कंडक्ट करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। भाई ये एक लॉजिकल बात है, अगर मैंने ज्यादा पैसा लगाया तो मैं कंट्रोल करना चाहूंगी ना कंपनी को। मैं वोटिंग राइट नहीं तो मैं ज्यादा पैसा ही क्यों लगा रही हूँ कंपनी में, है ना। फिर तो मैं एक काम करती हूँ, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उतने शेयर खरीद, 10 शेयर खरीद लेती हूँ बस। लॉट साइज जो भी कंपनी ने डिसाइड किया उतना खरीद लेती हूँ, 10 15 20 शेयर। तो why would I invest higher amount in the company if everybody is going to get equal rights? Then what is the sense of making investment of higher money? और जब मैंने ज्यादा पैसा लगाया है तो ऑब्वियसली मेरा पैसा डूब रहा है, तो मेरे को पड़ी होगी ना उसकी, तो मैं उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग लूंगी ना। रिलायंस में मुकेश अंबानी का पैसा बहुत लगा हुआ है, तो मुकेश अंबानी को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे तो वो क्यों लगाएंगे पैसा, और उनका पैसा लगा हुआ है तो डिसीजन मेकिंग उनका ही होना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा अच्छे से पता है कि वो अपने पैसे को सबसे ज्यादा सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने छोटा छोटा पैसा लगाएगा उनको तो अकल ही नहीं है, उनको थोड़ी ना इतना दिमाग है कि भाई कैसे कंपनी को चलाना है, क्या करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है ना। दे आर तो सिंपली कि भैया बड़े लोग जाइंट लोग काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट वो खुद कमाएंगे और हमें भी प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे, हम तो सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं छोटे छोटे। तो हमेशा एप्रोप्रिएट तरीका क्या होता है, पोल ही होता है। इफ डिमांडेड डेफिनेटली पोल ही कंडक्ट होगा, बट लेंदी प्रोसेस होता है, लेंदी। तो प्राइमा फेसिली हम क्या कंडक्ट करते हैं, शो ऑफ हैंड। प्राइमा फेसिली क्या कंडक्ट करते हैं, शो ऑफ हैंड। इजी तरीका होता है ना, हैंड रेस कर दो, जो जो चाहता है वो कर लेंगे, है ना। कितना इजी है, फटाफट से वही काउंट हुआ और काम खत्म। लेकिन नहीं, वो शो ऑफ हैंड्स में काउंट होता था आराम से। या फिर ऐसा कर सकते बहुत ज्यादा है तो बोले कि जो जो हाँ कंसेंट दे रहे हैं वो लेफ्ट में आ जाए, जो जो डिसेंट दे रहे हैं वो राइट में आ जाए, इस तरह से भी करते हैं वहां पे। तो डेफिनेटली इस तरह से वहां पे वोटिंग काउंट होती है। अब यहाँ पे इस तरह से जो वोटिंग काउंट हो रही है वो बहुत ईजी होती है, बहुत कन्वीनियंट होती है ना, इमीडिएट इंस्टेंटली आप वोट काउंट कर पाते हैं, है ना। तो प्राइमा फेसिली तो क्या होता है, शो ऑफ हैंड। लेकिन अगर पोल डिमांड हो जाता है तो फिर पोल कंडक्ट करना मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी होता है। फिर शो ऑफ हैंड का रिजल्ट वैलिड रिजल्ट नहीं होता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शंस में, है ना, 107 109 शो ऑफ हैंड 107 में पढ़ेंगे और पोल 109 में पढ़ेंगे। आगे सेक्शन दोनों कवर होंगे तो आपको पूरा प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे दो नाम यूज हो गए हमारे। पहला नाम यूज हो गया शो ऑफ हैंड, और इट सेड कि अगर आर्टिकल्स के थ्रू किसी का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया एज अ चेयरपर्सन तो मेंबर्स अपने में से किसी एक को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो इलेक्शन किसके बेसिस पे होगा, किसके बेसिस पे होगा, शो ऑफ हैंड। किसके बेसिस पे होगा, शो ऑफ हैंड। लेकिन अगर बाई चांस पोल डिमांड हो गया तो देखो आगे क्या बोलता है, इफ पोल इज डिमांडेड, क्या डिमांड हो गया, पोल। अब जिनके पास ज्यादा स्टेक है वो बोलते हैं यार ऐसे कैसे शो ऑफ हैंड से अपॉइंट कर रहे हो, हमारे पास ज्यादा स्टेक है, हम डिसाइड करेंगे कौन चेयरपर्सन होना चाहिए। तो अगर पोल इज डिमांडेड तो ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन इट शैल बी टेकन फोर्थ विथ मतलब, फोर्थ विथ मतलब इमीडिएटली, फोर्थ विथ मतलब इमीडिएटली, उसी वक्त आपको पोल कंडक्ट करना पड़ेगा। अभी जब हम सेक्शन 109 पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे कि पोल कंडक्ट करने के लिए वैसे इन जनरल कंपनी के पास 48 आवर्स का टाइम होता है। कितना टाइम होता है, 48 आवर्स का। इन जनरल कंपनी के पास पोल कंडक्ट करने के लिए 48 आवर्स का टाइम होता है, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है, बैलेट पेपर बांटने पड़ते हैं सबको। तो एक एक बंदा आएगा, जैसे आपने देखा ना बूथ होते हैं, पोलिंग बूथ होते हैं, तो एक एक बंदा आएगा अपना असेंट डिसेंट उस पेपर में डालेगा, पेपर फोल्ड करेगा, डब्बे में डालेगा, है ना, ऐसा। तो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ना। तो वो सब कंप्लीट करने के लिए कंपनी को कितने घंटे मिलते हैं, 48 आवर्स मिलते हैं। बट चेयरमैन का इलेक्शन अगर होना है तो उसमें 48 आवर्स नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि जब तक चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होगा मीटिंग कमेंस नहीं हो सकती, आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो फॉर दैट सेक यहाँ पे चेयरमैन का जब भी अपॉइंटमेंट की बात होगी तो आपको पोल इमीडिएटली कंडक्ट करना पड़ेगा, पोल इमीडिएटली कंडक्ट करना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। क्या वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, फोर्थ विथ। फोर्थ विथ मतलब यस, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द चेयरमैन इलेक्टेड ऑन शो ऑफ हैंड्स अंडर सबसेक्शन 1 shall continue to be the chairman of the meeting until some other person is elected as chairperson as a result of the poll, and such other person shall be the chairperson for the rest of the meeting। बात समझ में आएगी सबको। सुनो क्या हुआ, सबसे पहले शो ऑफ हैंड हो गया था, शो ऑफ हैंड हो गया था। मान लो शो ऑफ हैंड में, शो ऑफ हैंड में मिस्टर ए वॉज बीइंग इलेक्टेड एज चेयरपर्सन, ठीक है।
फिर पोल डिमांड हो गया। अब पोल की जब पूरी प्रोसेस चल रही है तब तक मिस्टर ए चेयरमैन रहेगा, राइट। अब पोल हमने इमीडिएटली कंडक्ट कराया, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया, इसमें आधा एक घंटा तो लग ही जाएगा। अब जितना भी टाइम लग गया, उस टाइम तक मिस्टर ए क्या रहेगा, चेयरमैन। अब मान लीजिए जब पोल हमने कंडक्ट किया, उसका रिजल्ट आया, पोल के थ्रू मिस्टर बी इज बीइंग इलेक्टेड एज चेयरमैन, ठीक है। तो अब मिस्टर ए अपनी पोजीशन छोड़ देगा और रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए चेयरमैन कौन रहेगा? एम आई क्लियर? इज दिस ओके टू एवरीवन? लाइव वाले बच्चों को सबको समझ में आ गया ये बात? ठीक है, फाइन। तो ये हम बात करें चेयरमैन ऑफ मीटिंग सेक्शन 104। अपॉइंटमेंट का मैनर हमने देखा। प्राइमा फेसी क्या कराओगे? शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड कौन करेगा? मेंबर्स। और अपने में से किसी एक को चेयरमैन इलेक्ट कर लेंगे। और अगर पोल डिमांड हो गया तो फिर क्या होगा? अगर पोल डिमांड हो गया तो क्या होगा? पोल कंडक्ट करेंगे। और वो पोल कब कंडक्ट करेंगे? इमीडिएटली कंडक्ट करेंगे। नहीं, रेजोल्यूशन पास होता है ना, ओआर। बिना ओआर के तो कुछ होएगा नहीं ना, ऐसे तो कुछ भी नहीं। ओआर पास होगा तभी जाके कुछ काम है ना। अच्छा, और फिर पोल कंडक्ट इमीडिएटली करेंगे। तब तक कौन चेयरमैन रहेगा? कोई शो ऑफ हैंड वाला। और जैसे ही नया चेयरमैन इलेक्ट होता है तो फिर नया चेयरमैन रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए चेयरमैन बना रहेगा। इज दिस ओके? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 105 प्रॉक्सी के बारे में ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी बनते हैं इस पे ना। सेक्शन 105, दिस इज इन रिगार्ड ऑफ प्रॉक्सी। अच्छा, हमने पढ़ा था नोटिस के साथ प्रॉक्सी भी जाता है, पढ़ा था ना सर? क्योंकि कंपनी के मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी, और खुद से नहीं जा सकते तो प्रॉक्सी के थ्रू वोटिंग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, है ना। अब क्या क्या बातें प्रॉक्सी की कंसर्न? पहली बात सुनना, प्रॉक्सी मेंबर भी हो सकता है और नॉन मेंबर भी हो सकता है, ठीक बात। प्रॉक्सी के लिए मेंबर होना जरूरी नहीं है। जिस पर्सन को आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं वो कोई भी पर्सन हो सकता है। पहली कंडीशन क्लियर है? प्रॉक्सी कैन बी मेंबर एज वेल एज नॉन मेंबर ऑल्सो। अच्छा, दूसरी बात, जो ये प्रॉक्सी है ना, प्रॉक्सी, ये जो प्रॉक्सी अपॉइंट करने जा रहे हो, क्या उसको वो सारे राइट होंगे जो कि एक मेंबर को राइट होते हैं? नहीं, इसको सारे राइट नहीं होंगे। प्रॉक्सी एंटाइटल्ड नहीं होगा, नॉट एंटाइटल्ड। अच्छा, एक चीज तो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, बताओ। हाँ जी, क्योंकि हमने कोरम में पढ़ा था पर्सनली प्रेजेंट, है ना। पर्सनली प्रेजेंट प्रॉक्सी इंक्लूड नहीं होते हैं। तो पहला है नॉट एंटाइटल्ड फॉर कोरम। कोरम काउंटिंग में हम प्रॉक्सी को इंक्लूड नहीं करेंगे। इज दिस ओके? दूसरा एक्सक्लूजन बता रही हूं, ये जो प्रॉक्सी होते हैं ना, प्रॉक्सी, ये शो ऑफ हैंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ किस में पार्टिसिपेट करते हैं? पोल में। तो शो ऑफ हैंड नॉट अलाउड। ठीक है, शो ऑफ हैंड नॉट अलाउड। प्रॉक्सी सिर्फ और सिर्फ किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पोल में। पोल डिमांड कर सकते हैं और पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इज दिस ओके? अच्छा, पोस्टल बैलेट सुना है आपने? हमने कई सारे सेक्शंस में पढ़ा है पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास होगा। तो पोस्टल बैलेट में तो हम मेंबर के घर पे बैठे बैठे उसको बैलेट पेपर भेजते हैं ना, तो वहां पे भी प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा क्या? मीटिंग में आना नहीं पड़ रहा उसको, घर बैठे बैठे हम उसको एंटाइटल कर रहे हैं, तो वहां पे प्रॉक्सी का कोई लेना देना है ही नहीं। तो वहां पे क्या होगा? खुद ही पार्टिसिपेट करेगा। प्रॉक्सी नॉट एंटाइटल्ड होता है। ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब एंटाइटलमेंट किसके आया उसका? पोल। पोल डिमांड भी कर सकता है, पोल में पार्टिसिपेट भी हो सकता है, ये उसका एंटाइटलमेंट हुआ। अब प्रॉक्सी फॉर्म जो है कंपनी के पास जमा कराना होता है, वो कितनी देर पहले जमा कराना होता है? सुनना, डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म, डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन होते हैं, है ना। ये बात बहुत ही ध्यान से सुना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म, मेंबर जो है अगर ही इज विलिंग कि मैं खुद से अपेयर ना होकर के अपने प्रॉक्सी के थ्रू अपेयर करूं, तो मेंबर को कंपनी को इंटीमेशन देनी पड़ेगी। और वो इंटीमेशन किसमें जाएगी? जो प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी ने नोटिस के साथ अटैच किया था ना, उसमें जाती है। प्रॉक्सी फॉर्म अटैच किया था नोटिस में, उसी में जाएगी। ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है
ये मेंबर किसको जमा कराएगा? कंपनी को। ठीक बात। तो ऐसा करें मीटिंग के 1 घंटे पहले जमा करा दें। हाँ, इतना लास्ट मोमेंट का इंटीमेशन चलेगा क्या? नहीं, मीटिंग के 48 आवर्स बिफोर उनको ये प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराना होता है। कितने टाइम पहले? एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर मीटिंग। क्या ये बात सबको समझ में आ गई यहां तक? एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर मीटिंग, कम से कम 48 आवर्स बिफोर पहले उनको क्या करना पड़ेगा? प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराना पड़ेगा। ओके। और अगर 48 आवर्स से कम टाइम में जमा कराया तो वो वैलिड इंटीमेशन नहीं माना जाएगा। वैलिड इंटीमेशन नहीं माना जाएगा। लगे हाथ तो एक और बात सुनो, अगर आर्टिकल्स में कोई भी हायर पीरियड दे रखा, हायर मतलब आर्टिकल्स में बोल दिया कि आपको 70 घंटे पहले जमा कराना है ना, या आपको 80 आवर्स पहले जमा कराना पड़ेगा, तो ऐसा प्रोविजन वॉइड होगा और क्या प्रिवेल करेगा? 48 आवर्स ही प्रिवेल करेगा। तो इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड हायर पीरियड तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। शॉर्टर हो सकता है, लॉन्गर नहीं हो सकता। अब मेरा क्वेश्चन सुनना सब लोग ध्यान से, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना, आंसर देना। मिस्टर ए मेंबर है और उसके पास बहुत सारा वर्कलोड ऑलरेडी है, तो वो एजीएम अटेंड नहीं कर सकता, बट ही इज विलिंग टू एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट बाय वे ऑफ पोल, क्योंकि काफी अच्छा खासा स्टेक है उसका कंपनी के अंदर। तो उसने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, मिस्टर ए ने किसी मिस्टर बी को क्या अपॉइंट किया? प्रॉक्सी। मिस्टर ए इज अ मेंबर एंड मिस्टर बी इज द प्रॉक्सी। तो अब उन्होंने मिस्टर बी के अपॉइंटमेंट की इंटीमेशन कंपनी को भेजी, ठीक है? तो ए ने क्या किया? कंपनी को इन्फॉर्म किया। ये इंटीमेशन उन्होंने कंपनी को भेजी 70 आवर्स बिफोर। कितने घंटे पहले? 70 आवर्स बिफोर द मीटिंग। तो माय क्वेश्चन इज दिस कि वैलिड, वेदर दिस इंटीमेशन इज वैलिड और नॉट। वैलिड है? श्योर? सब लोग यही बोल रहे हैं वैलिड है? पक्का? मिनिमम इंटीमेशन पीरियड कितना था? और इसने कितने? तो एब्सोल्युटली वैलिड है। 48 आवर्स से पहले ही भेजना था, तो बिल्कुल वैलिड है, एब्सोल्युटली वैलिड है। अगर मान लो ये 70 आवर्स की जगह पे 30 आवर्स पहले भेजता तो ये नॉट वैलिड हो जाता, क्योंकि मिनिमम कितने घंटे पहले भेजना है। ठीक बात? अच्छा, अब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है क्या कि मेंबर्स को इंटीमेशन भेजनी पड़ेगी। मेंबर्स को इंटीमेशन भेजनी पड़ेगी कितने घंटे पहले? 50 घंटे पहले। कितने घंटे पहले? 50 घंटे। ऐसा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। एओए में लिखा है कि मेंबर्स को 50 आवर्स बिफोर इंटीमेशन भेजनी पड़ेगी, लेकिन मिस्टर ए ने जो इंटीमेशन भेजी है वो 49 आवर्स की भेजी है। अब बताओ कि क्या ये इंटीमेशन वैलिड है या नहीं है? वैलिड है इंटीमेशन। आर्टिकल्स का प्रोविजन मानोगे क्या? नहीं, आर्टिकल्स का प्रोविजन नहीं मानेंगे, 50 घंटे प्रिवेल नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आपने 48 से ज्यादा आवर्स लिख दिए तो क्या प्रिवेल करेगा? 48 आवर्स ही प्रिवेल करेगा। 50 घंटे लिखे जो आर्टिकल्स में वो क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। एम आई क्लियर? सबको बात समझ में आ गई? अब 48 आवर्स है तो इसने इंटीमेशन कितने घंटे पहले दिया है? 49 आवर्स। तो वैलिड है ना एकदम? परफेक्टली ऑल राइट है। इज दिस ओके? अब आर्टिकल्स ऐसा बोल दें कि इंटीमेशन आपको देनी है 30 घंटे पहले, क्या ये वैलिड है? हाँ वैलिड है। देखो, जितना कम टाइम आप लिखते हो ना, उससे उतना ज्यादा मेंबर्स के लिए कन्वीनियंट होता है। मतलब वो उतने टाइम तक और सोच सकते हैं कि उनको खुद आना है कि प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, क्या करना है। तो इसीलिए वो मेंबर्स के फेवरेबल होने की वजह से वो वैलिड होता है। लेकिन अगर आप उनको बोलो कि आपको 3 दिन पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तो ये तो अन्याय है ना उनके साथ। उनके ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो आप, वो वैलिड नहीं होता है। तो अगर 48 आवर्स से ज्यादा टाइम आपने लिखा तो क्या हो जाएगा? वो वाइड। और क्या प्रिवेल करेगा? 48 आवर्स। लेकिन अगर 48 आवर्स से कम टाइम दिया तो क्या हो जाएगा? वो वैलिड, और वही टाइम मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इज दिस ओके और नॉट? टाइम पीरियड समझ में आ गया सबको अच्छे से? श्योर है? अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं
कि एक बार एक प्रॉक्सी अपॉइंट किया, उसके बाद दूसरा प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं। मान लो मिस्टर ए ने बी को अपॉइंट किया, अब बी बोलता है कि मैं नहीं आ पा रहा, तो क्या हम किसी सी को अपॉइंट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, टाइमली इंटीमेशन दे देना बस। अगर मान लो आपने सी को अपॉइंट किया तो ऑटोमेटिकली बी का अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा? रिवोक। ऑटोमेटिकली बी का अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा? रिवोक। और फिर कौन एंटाइटल होगा? सी। लेकिन सी का इंटीमेशन वैलिड होना चाहिए, वही 48 घंटे पहले जाना चाहिए। वापस फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो MGT 11 तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी ना है। क्या फिजिकली? इज दिस क्लियर? अच्छा सुनो, अगर ऐसा हो जाए, हाँ मैं ऐसी सिचुएशंस भी है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो ऐसा है कि बी और सी दोनों आ जाए, तो कौन प्रिवेल करेगा? सी, क्योंकि बी तो रिवोक हो चुका। जैसे ही आपने सब्सिक्वेंट प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया था, वैसे ही अर्लियर प्रॉक्सी क्या हो चुका था? रिवोक। अब परेशानी क्या है? मान लो ए और सी दोनों आ जाए, जो मेंबर खुद आ जाता है ना, मेंबर ही प्रिवेल करेगा, प्रॉक्सी एंटाइटल्ड नहीं होगा। तो ऑब्वियसली मेंबर आ गया, इसका मतलब प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रिवोक। लेकिन अगर मेंबर के आने से पहले प्रॉक्सी ने कुछ वोटिंग एक्सरसाइज कर लिया है तो वो एब्सोल्युटली वैलिड मानी जाएगी। फिर मेंबर ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं आ गया हूं, अब वो कैंसिल करो वो वोटिंग, मैं वापस वोटिंग करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप बैक डेट से कुछ चेंज नहीं करा सकते, बैक टाइम से कुछ चेंज नहीं करा सकते। सब्सिक्वेंटली अगर ट्रांजेक्शन बचे हैं तो आप अटेंड कर लेना, लेकिन जो ट्रांजेक्शन में वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है उसको आप वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? श्योर है? लैंग्वेज पढ़ लें। Any member of a company entitled to attend and vote at a meeting of the company shall be entitled to appoint another person as proxy to attend and vote at the meeting on his behalf. तो अगर जो मेंबर खुद से अपीयर कर सकता है वो क्या कर सकता है? प्रॉक्सी के थ्रू भी अपीयर हो सकता है। A proxy shall not have a right to speak at such meeting and shall not be entitled to vote except on poll. इसका मतलब शो ऑफ हैंड अलाउड नहीं है। शो ऑफ हैंड अलाउड नहीं है। कोरम अलाउड नहीं है, ठीक है। Unless the articles of the company otherwise provide, this subsection shall not apply in case of a company not having share capital. अब जिसमें शेयर कैपिटल है ही नहीं कंपनी में, तो वहां पे क्या ही प्रॉक्सी और क्या, पर आर्टिकल्स बोलते हैं तो देख लेना जैसा भी बोले। A person appointed as proxy shall act on behalf of such number of members not exceeding. अब देखो ये लिमिट भी दे रखी है, क्या मैक्सिमम कितने लोगों के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1500 मेंबर्स के लिए आप अकेले प्रॉक्सी अपॉइंट होकर आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखी है, नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट भी और कैपिटल की भी लिमिट भी है। नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए बोल रखा है मैक्सिमम कितना? 50। 50 से ज्यादा मेंबर्स के आप प्रॉक्सी नहीं हो सकते। एंड साथ ही में एक और कंडीशन देखनी है, एंड दैट इज व्हाट? होल्डिंग इन एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट। दो बातें, टू कंडीशंस आर देयर। नंबर 1, मैक्सिमम कितने मेंबर्स के प्रॉक्सी हो सकते हो? 50। और उन सबका एग्रीगेट होल्डिंग कितना हो सकता है मैक्सिमम? अच्छा सुनो, एग्जाम्पल सुनना। एक पर्सन है मिस्टर ए, ही इज द मेंबर, उसका कंपनी में 6% का स्टेक है। कितना परसेंट? 6%। दूसरा मेंबर और है बी, उसका 5% का स्टेक है। इन दोनों ने मिलकर के किसी सी को अपॉइंट किया, क्या ये वैलिड प्रॉक्सी है कि नहीं है? दिस इज एब्सोल्युटली इनवैलिड प्रॉक्सी। क्यों? 11% स्टेक और लिमिट कितनी है और हो रहा कितना है, तो किसी भी हालत में ये 10% से एक्सीड नहीं। ऑल्दो ये दो ही है, बट ये 10% वाली लिमिट के बियॉन्ड जा रहे हैं ये। हाँ, उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, उसकी नहीं करते। अच्छा दूसरा क्वेश्चन सुनना। मान लो 60 मेंबर्स है कंपनी के, 60 मेंबर, जिनका सबका मिलाकर के 2% वोटिंग राइट है सिर्फ। क्या ये 60 लोग मिलकर के किसी सिंगल पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? अगेन नॉट, क्योंकि ये नंबर कितना हो गया? 50 से एक्सीड कर गया। तो इसलिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
ना तो ये 50 से एक्सीड होना चाहिए और ना ही उनकी एग्रीगेट होल्डिंग 10% से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना वापस से, है ना। ये जितने क्वेश्चन पूछती हूँ ना सबको ध्यान रखना, ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको ऐसे ही कैजुअली मत लेना जितने भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक पर्सन है मिस्टर ए, उसका अकेले का स्टेक 15% है, 15% है। क्या वो किसी बी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है या नहीं कर सकता? व्हाट यू थिंक? कर सकता है? कर सकता है क्या? लाइव वाले बच्चे क्या बोलते हैं? नो मैम, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो आंसर है कर सकता है। यस, कर सकता है डेफिनेटली। अरे एक से ज्यादा जब लोग होते हैं ना तब काउंटिंग देखी जाती है एग्रीगेट परसेंटेज। यहाँ पे तो अकेला पर्सन है, फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ऐसी बात करें तो जिसके पास में 10% ज्यादा स्टेक है बेचारे, वो तो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये जो लिमिट है ना, ये एग्रीगेट होल्डिंग की है, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। सिंगल पर्सन का कितना भी स्टेक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंगल पर्सन का स्टेक 50% भी है तब भी प्रॉक्सी तो अपॉइंट करेगा वो, है ना। तो यहाँ पे ये जो हम होल्डिंग एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा मेंबर्स क्या प्रॉक्सी हैं तो उनका मिलाकर के जो स्टेक है वो 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, पर सिंगल मेंबर के लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। एम आई क्लियर नाउ? सबको अच्छे से समझ में आ गया है? श्योर है यहाँ तक? क्या क्या बातें पड़ी 105 में? नंबर 1, मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? यस, कर सकता है, लेकिन वो प्रॉक्सी को मीटिंग में बोलने का राइट नहीं होता और सिर्फ पोल में ही पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, अगर उसके आर्टिकल जैसा बोलेंगे वैसा, ठीक है। फिर बोल रहा है लिमिट कितनी होगी, प्रॉक्सी की लिमिट कितनी होगी? नंबर ऑफ मेंबर्स के केस में नॉट एक्सीडिंग 50 और उन सबका एंटायर होल्डिंग मिलाकर के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10%, ठीक है। आगे देखो, प्रॉक्सी फॉर्म अटैच करना है MGT 11, नोटिस के साथ जाता है ये MGT 11 और इसी में इंटीमेशन जाती है। द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी कितने घंटे पहले? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। Any provision contained in the articles requiring a longer period than 48 hours shall be void, and 48 hours will be the time for deposit of proxy from। तो फिर क्या एप्लीकेबल होगा? 48 आवर्स एप्लीकेबल होगा। क्या प्रिवेल करेगा? 48 आवर्स प्रिवेल करेगा। एम आई क्लियर? श्योर है सब लोग? तो 48 आवर्स से पहले इंटीमेशन देनी जनरली, लेकिन आर्टिकल्स बाउंड नहीं कर सकते कि आपको 48 आवर्स से पहले ही देना पड़ेगा, मतलब 70 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे। अगर लॉन्गर पीरियड लिखा तो वो पीरियड वॉइड होगा और क्या प्रिवेल करेगा? 48 आवर्स ही प्रिवेल करेगा। क्लियर? आगे देखो, प्रॉक्सी फॉर्म किसमें होगा? राइटिंग में, हाँ मतलब राइटिंग में होगा और साइंड होगा। साइन कौन करेगा? मतलब मेंबर साइन करेगा उस पर, ठीक है। एवरी मेंबर entitled to vote is entitled to appoint inspect proxy form। अब इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है कि कौन कौन लोग खुद से नहीं आ रहे हैं, प्रॉक्सी के थ्रू आ रहे हैं, तो ऐसा इंस्पेक्शन किया जा सकता है। इस इंस्पेक्शन की रिक्वेस्ट जो है वो कितने दिन पहले देनी पड़ेगी और इंस्पेक्शन अलाउ कब होगा आपको? 24 घंटे पहले, क्योंकि फॉर्म कब तक आ रहे थे? 48 आवर्स तक तो फॉर्म ही आ रहे थे। समझ में आ रही बात? 48 आवर्स तक तो फॉर्म ही आ रहे थे, उससे पहले तो इंस्पेक्शन कैसे कराओगे? तो अब हमारे सारे फॉर्म आ चुके हैं, सब कुछ मैनेज्ड है, तो फिर यहाँ पे भी तो चेंज करेंगे और नहीं तो क्या। समझ में आई बात सबको? तो यहाँ पे इंस्पेक्शन का पीरियड कितना दे रखा? 24 घंटे। और इंस्पेक्शन की रिक्वेस्ट कब जा रही है? 3 दिन पहले। मान लो मैं मेंबर हूं और मेरे को पंचायती बहुत ज्यादा होती है ना, मेरे को ये देखना होता है कि अच्छा कौन कौन लोग खुद से आ रहे हैं, कौन कौन लोग प्रॉक्सी के थ्रू आ रहे हैं। तो मैं कंपनी को इंटीमेशन दूंगी, एक नोटिस दूंगी कि मुझे सारे प्रॉक्सी फॉर्म चेक करने हैं। तो ऐसी इंटीमेशन कितने दिन पहले दूंगी? 3 दिन पहले। तो कंपनी बोलेगी ओके ठीक है सोनम जैन, आपने डिमांड किया है, आप मेंबर हैं, इंस्पेक्शन तो कराना पड़ेगा ही, तो आप इतने इतने बजे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन वो जो टाइम हम मुझे देंगे वो टाइम मीटिंग से कितने घंटे पहले होगा? 24 घंटे पहले। क्लियर? श्योर?
इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी मेंबर हिमसेल्फ अटेंड्स द मीटिंग, खुद से आ जा रहा है, तो प्रॉक्सी क्या हो जाएगा? रिवोक. देन प्रॉक्सी विल बी रिवोक्ड. हाउएवर इफ प्रॉक्सी हैज ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग, तब तो वो कैंसिल नहीं हो सकता. प्रॉक्सी विल नॉट गेट रिवोक्ड. प्रॉक्सी विल नॉट गेट रिवोक्ड. कोई शक? सारे प्रोविजन समझ में आ रहे हैं अच्छे से? प्रॉक्सी अगर ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है तो जो उसने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन किया वो कैंसिल नहीं होगा, विल नॉट गेट रिवोक्ड. अब बाद जहां जहां वो पार्टिसिपेट कर चुका है वो आप रिवोक नहीं कर सकते, वो वैलिड होगा. क्लियर? आगे देखो. नेक्स्ट है सेक्शन 106, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट. अच्छा, आज अभी हमने कौन कौन सेक्शन किए? नंबर 1, 103 का रिमेनिंग किया. 104 छोटा सा सेक्शन था, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट. बहुत छोटी सी बात की थी कि प्राइमा फेसी शो ऑफ हैंड कर लो, पोल डिमांड हो जाए तो पोल कंडक्ट कर लेना. 105 प्रॉक्सी में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए उसको अच्छे से समझना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है. अब 106 अगेन बहुत छोटा सा सेक्शन है, ज्यादा कुछ बातें बोलता ही नहीं है. रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट. अच्छा एक बात बताओ, क्या कंपनी मेंबर्स के वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है? पॉसिबल है? बिल्कुल ही नहीं. मेंबर ने पैसा दिया है, पैसा, और पैसा दिया है तो रेस्ट्रिक्शन लगाना कंपनी के बस की बात की बाहर की बात है ना. एक ही ग्राउंड होता है रेस्ट्रिक्शन लगाने का, सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं दिया है. मतलब क्या कॉल्स इन अरियर है? कॉल्स इन अरियर के अलावा और कोई दूसरा ग्राउंड नहीं होता जिसकी बेसिस पे वो ये बोल दे कि भाई आपको वोटिंग नहीं मिलेगा, है ना. तो 106 क्लियरली बोलता है, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मे प्रोवाइड दैट नो मेंबर शैल एक्सरसाइज एनी वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर रजिस्टर्ड इन हिज नेम ऑन विच कॉल्स या अदर सम प्रेजेंटली पेबल बाय हिम हैव नॉट बीन पेड अप. बस पैसा ड्यू है उसका कुछ, सिर्फ उस बेसिस पे ही रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. और इन रिगार्ड टू विच कंपनी हैज एक्सरसाइज एनी राइट ऑफ लियन. तो ये सब कॉल्स के कारण ही, कॉल्स या कोई ड्यू बनी है. इसके अलावा अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाए तो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. A company shall not accept on the grounds specified above prohibit any member from exercising his voting right on any other ground. अच्छा मान लो क्लास में एक स्टूडेंट है जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, वैसे इस क्लास में कोई नहीं है जो क्वेश्चन पूछता है, बट ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जब से मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तब से बस मेरा बोलना खत्म नहीं, उससे पहले क्वेश्चन रेडी, फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट बोलूँ नहीं उससे पहले क्वेश्चन रेडी. ऐसा करे कोई स्टूडेंट? अगर ऐसा हो तो इन दैट केस क्या इस ग्राउंड पे मैं क्लास से बाहर निकाल दूं उसको? है कर सकती हूँ ऐसा मैं? बिल्कुल नहीं. अरे बच्चों का हक बनता है क्वेश्चन पूछना, बच्चों का हक बनता है ना क्वेश्चन पूछना. हाँ ये जरूर हो सकता है कि मैं कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो तो मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि भाई अभी बीच में मत पूछो, लास्ट में पूछ लेना क्योंकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं. बट मैं ये मना नहीं कर सकती कि मैं क्वेश्चन आंसर नहीं बताऊंगी, मैं तो नहीं बताऊंगी, ऐसे नहीं कर सकती मैं. हाँ लेकिन अगर मान लो बच्चे की फीस नहीं आई हुई है फिर देखो वैसे मुझे पता नहीं होता किसकी फीस आई और किसकी नहीं आई है, वो मेरा डिपार्टमेंट है नहीं. बट फिर भी अगर बाई चांस मान लो एक स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन पूछता है और मैंने अंदर मैनेजमेंट में जाके बात पूछी कि भैया ये क्या सीन है इस बच्चे का, क्या ये है ना, फिर अगर मान लो फीस वाले सर से मुझे पता चले कि इसकी फीस नहीं आई, ऐसे बैठा हुआ है, ओहो अब तो मेरे को राइट मिल गया अब तो मुझे राइट मिल गया कि अब नहीं पूछने दूंगी उसको. मैं बोले बेटा पहले अपना क्लियरेंस कराओ उसके बाद ही आना. समझ में आ रही है बात? इसके अलावा और कोई ग्राउंड नहीं हो सकता है ना. तो ऐसे हरकतें नहीं करते अपन, ऐसी गंदी वाली. तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी मेंबर का वोटिंग राइट आप छीन नहीं सकते हैं, सिर्फ एक ही ग्राउंड हो सकता है, दैट इज व्हाट, उसने पैसा वैसा ड्यू है. उसके अलावा और कोई ग्राउंड नहीं कि जिसकी वजह से उसके वोटिंग राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके. इतनी सी बात बोलता है 106, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलता. छोटा सा प्यारा सा सेक्शन, समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से, है ना. अच्छा अब कौन सा सेक्शन? 107 कौन सा था? शो ऑफ हैंड्स. चलो देखते हैं. मैनर ऑफ पार्टिसिपेशन बाय मेंबर इन अ मीटिंग. मैनर ऑफ पार्टिसिपेशन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? शो ऑफ हैंड्स सेक्शन 107 एंड दूसरा है पोल 109.
अच्छा, शो ऑफ हैंड में मैंने क्या बोला, कितने वोट मिलते हैं, कितने, वन मेंबर को वन वोट, पक्का, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग, कितनी भी कैपिटल होल्ड करी हो, 50% की होल्डिंग हो तो भी 1 ही वोट मिलेगा, और अगर 1% की होल्डिंग है तब भी 1 ही मिलेगा, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर होल्डिंग। और शो ऑफ हैंड बहुत कन्वीनियंट होता है, इमीडिएट इफेक्ट से वहां पे क्या हो सकता है, वोटिंग कंडक्ट की जा सकती है। लेकिन शो ऑफ हैंड में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, प्रॉक्सी, सिर्फ कौन कर सकते हैं, मेंबर्स। हाँ, at any general meeting a resolution put to vote of the meeting shall, unless a poll is demanded under 109 या voting is carried out electronically, be decided on show of hand। सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, शो ऑफ हैंड। अगर पोल डिमांड हो गया तो पोल कंडक्ट करना, पोल डिमांड हो गया तो पोल कंडक्ट करना, या सेक्शन 108 ई वोटिंग हो रही तो ई वोटिंग होगी, और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या होएगा, शो ऑफ हैंड। और शो ऑफ हैंड में क्या होता है, 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट। अब पोल डिमांड की बात हो रही है, पोल डिमांड कौन कर सकता है, पोल डिमांड क्या कोई भी मेंबर उठ करके बोल देगा पोल कंडक्ट कराओ, ऐसा नहीं होता। कंपनी अगर हैविंग शेयर कैपिटल वाली है, हैविंग शेयर कैपिटल, तो उस केस में मेंबर्स प्रेजेंट या देयर प्रॉक्सीज, देखो यहाँ पे पोल डिमांड करने का राइट प्रॉक्सी को भी है, प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकता है, यस, पोल में पार्टिसिपेट कर सकता है, यस, दोनों में कर सकता है। हैविंग 1/10 ऑफ व्हाट, कितने, 1/10 वोटिंग राइट, कितने मेंबर्स ऑफ प्रॉक्सीज, 1/10 वोटिंग राइट। अच्छा, ओनली प्रॉक्सीज, मान लो एक प्रॉक्सी, सिंगल प्रॉक्सी जिसके पास कंपनी का 15% वोटिंग राइट है, क्या वो अकेला पर्सन पोल डिमांड कर सकता है, कर पाएगा ना, 1/10 मतलब 10%, 10% वोटिंग राइट होना चाहिए, उसके बाद 15% वोटिंग राइट है, तो अकेला प्रॉक्सी ऐसा डिमांड कर सकता है, यस कर सकता है। क्या एक से ज्यादा प्रॉक्सीज मिलकर के कर सकते हैं, यस, अकेला ही कर सकता है, कुछ ज्यादा तो कर ही पाएंगे। अच्छा, मेंबर और प्रॉक्सी दोनों मिलकर कर सकते हैं, यस, मान लो मेंबर के पास है 6%, प्रॉक्सी के पास भी है 6%, दोनों मिलकर के पोल डिमांड करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। बात समझ में आ गई मेरी। अच्छा, दूसरा एक और कंडीशन दे रखी है, वन मोर कंडीशन, मेंबर्स प्रेजेंट और प्रॉक्सी होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 5 लाख, कितनी, 5 लाख, जिन्होंने 5 लाख की कैपिटल होल्ड कर रखी है ना, वो लोग भी पोल डिमांड कर सकते हैं। मान लो कंपनी की कैपिटल 100 करोड़ है, 100 करोड़, 100 करोड़ का 10% वोटिंग राइट कितना होता है, 10 करोड़, बहुत ज्यादा हो गया है ना। अब किसी मेंबर या प्रॉक्सी के पास मान लो सिर्फ 6 लाख के वोटिंग राइट है, 6 लाख की पेड अप कैपिटल है सिर्फ, क्या वो पोल डिमांड कर सकते हैं, यस, इवन तो 1/10 वोटिंग राइट में फॉल नहीं कर रहे हो, बट किस में फॉल कर गए, 5 लाख में फॉल कर गए, तो डेफिनेटली वो पोल डिमांड कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप की कंडीशन दे रखी है, या तो 1/10 वोटिंग राइट में आ जाओ, या फिर पेड अप कैपिटल 5 लाख में फॉल कर जाओ, जहां फॉल कर रहे हो वहां फॉल कर जाओ और पोल डिमांड कर लो। लेकिन अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, अदर कंपनी है, तो वहां पे कैपिटल तो होगी नहीं ना, तो क्या होगा वहां पे सिर्फ वोटिंग पावर ही होंगे, तो कितना, 1/10, मेंबर्स ऑफ ए प्रॉक्सी हैविंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, तो यहाँ पे सिर्फ वोटिंग पावर ही हम देखेंगे, 1/10 वोटिंग पावर अगर आपके पास है तो यू मे डिमांड पोल। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है या किसी के ऊपर से निकल गई है, श्योर है सब। तो पोल डिमांड, अच्छा पकड़ लिया, कैच कर लिया, वाह दिखा रहे हैं, कैच कर लिया हमने, अच्छी बात है, कैच कर लेना चाहिए। तो नंबर 1 शो ऑफ हैंड था 107, शो ऑफ हैंड में 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट, और प्रॉक्सी नॉट अलाउड। पोल डिमांड करना है तो यहाँ पे कैपिटल के रेशो में आपको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेंगे। तो पोल डिमांडिंग 2 अलग अलग कंपनी में अलग अलग दे रखा है, हैविंग शेयर कैपिटल 1/10 ऑफ वोटिंग राइट, कैपिटल नहीं लिखा है, 1/10 ऑफ वोटिंग राइट है, या फिर कैपिटल कितनी होल्ड की है, 5 लाख, और नॉट हैविंग कैपिटल वाली कंपनी 1/10 ऑफ वोटिंग राइट। ठीक है, आगे देखो, बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड, ये पोल डिमांड हो सकता है। अ पोल में बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय चेयरमैन ऑन हिज ओन मोशन, या फिर shall be order to be taken by him on demand made in that behalf by the specified persons.
सुनो क्या बोला, किससे पहले या कब? शो ऑफ हैंड का रिजल्ट जो है वो डिक्लेरेशन होने से पहले या डिक्लेरेशन के बाद, कभी भी पोल डिमांड करा जा सकता है, पोल कंडक्ट किया जा सकता है, या तो चेयरमैन सुओ मोटो कर ले, सुओ मोटो, ठीक है, या फिर ऑन एप्लीकेशन भी हो सकता है, जब डिमांड हो गया, जैसे डिमांड अभी हमने पढ़ा, तो सुओ मोटो तो चेयरमैन का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अगर डिमांड हो गया तब तो लेना ही पड़ेगा, तो पोल कंडक्ट कराना मैंडेटरी होगा। अब छोटी छोटी बातें और क्या बोलता है, डिमांड फॉर पोल मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड। जिन्होंने पोल डिमांड किया है वो डिमांड विड्रॉल भी कर सकते हैं, जिन्होंने पोल डिमांड किया है वो पोल विड्रॉल भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? मान लो मैंने पोल डिमांड पहले ही कर दिया था मीटिंग में जाते ही, है ना, और मुझे बाद में जब मीटिंग में पहुंची, सब मेंबर से बात की, तो मुझे समझ में आया कि यार सब लोग है ना वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ, तो पोल कंडक्ट करा के प्रोसेस लेंदी क्यों करनी है, टाइम वेस्ट क्यों करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि यार रहने दो, पोल कंडक्ट मत करा, शो ऑफ हैंड ही करा देना आप, तो है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, जिन्होंने पोल डिमांड किया है वो पोल विड्रॉल भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात दिमाग में जा रही सबके? सो तो नहीं रहे? सुन रहे मेरी बात? और लाइव वाले बच्चे सो रहे हैं? अच्छा सुन रहे हैं, ओके गुड है। डिमांड फॉर पोल कैन नॉट बी विड्रॉन। अब देखो सुनो, चेयरमैन बोलता है देखो मजाक मत करो ज्यादा, पहले पोल डिमांड किया, तुम्हारे चक्कर में मैंने मीटिंग एडजर्न कर दी, अनाउंसमेंट कर दिया पोल कंडक्ट कर रहे हैं, और अब तुम बोल रहे हो पोल नहीं करना। बोले तमाशा है क्या, कंपनी की जनरल मीटिंग है, मतलब बचकानी हरकतें कर रहे हो, जैसे बच्चे नहीं होते पहले ये टॉय चाहिए, ये टॉय चाहिए, रोने लग गए, जैसे उनको ये टॉय दिला दिया, ये नहीं चाहिए अब तो दूसरा चाहिए। यार ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने, ऐसे नहीं चलेगा। चेयरमैन सेज व्हाट, पोल कैन नॉट बी विड्रॉन इफ चेयरमैन डिक्लेयर्स दैट पोल विल बी टेकन एंड देन एडजर्न्स द मीटिंग। बोलिए तुम दिमाग से पैदल हो क्या, मतलब मीटिंग एडजर्न करा दी तुम्हारे चक्कर में मैंने, और अब बोले पोल कंडक्ट मत कराओ, तो किस खुशी में एडजर्न हुई है मीटिंग? अब तो पोल कंडक्ट हो गई, नहीं अब तो पोल कंडक्ट होगा ही। एंड फिक्सिंग द टाइम एंड आवर ऑफ द पोल, अगर वो सब कुछ कर चुका है तो डेफिनेटली पोल विड्रॉल नहीं हो सकता। इवन आफ्टर डिमांड ऑफ ए वैलिड पोल, इफ चेयरमैन रिफ्यूज्ड टू कंडक्ट द पोल, अब चेयरमैन बचकानी हरकत कर रहा है, मतलब मेंबर्स ने पोल डिमांड किया वैलिडली, और चेयरमैन बोल रहे नहीं नहीं हम तो शो ऑफ हैंड से करेंगे, ऐसे किए ना, तो वो वैलिड नहीं होगा। रिजल्ट किसके हिसाब से आना चाहिए? फिर पोल से ही आना चाहिए। अगर आपने कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा पास किया है तो वो इनवैलिड रेजोल्यूशन माना जाए, मतलब किसी को भी बचकानी हरकतें नहीं करने दी जाएगी, है ना, मनमानी नहीं चलती है। देन एजेंडा फॉर विच पोल वाज डिमांडेड एंड कैरिड आउट बाय शो ऑफ हैंड बिकम्स इनवैलिड, बिकम्स इनवैलिड कब? अगर पोल डिमांड है और चेयरमैन फिर भी पोल कंडक्ट नहीं कर रहा है, शो ऑफ हैंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक बात? अच्छा अब जो है ना यहाँ पे टाइम फॉर टेकिंग पोल, मैंने आपको बताया था कितने घंटे पहले होता है पोल? पहले नहीं, विदिन 48 आवर्स में हो जाना चाहिए। हाँ मैंने पूछा था कितने घंटे पहले, सुन तो लो, पहले तो कैसे हो जाएगा, डिमांड के बाद ही होएगा ना, कितने घंटे में होगा? 48 आवर्स के अंदर अंदर। इसलिए सुनते रहो और जागते रहो मेरी बातों को, 48 आवर्स के अंदर अंदर करना पड़ता है। लेकिन एक्सेप्शन एक पढ़ चुके हैं, एक एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं। कौन सा एक्सेप्शन? चेयरमैन का अपॉइंटमेंट। क्या एक्सेप्शन है? चेयरमैन का अपॉइंटमेंट, वो इमीडिएटली करना होता है, फोर्थविथ टाइम का एक्सेप्शन। देखो देख लो भावुक मत हो, आ जाओ वापस से क्लास में सब लोग ना, जल्दी से सुनो। A poll shall be taken not later than 48 hours from the time when demand was made on any other question. तो कितनी देर में पोल कंडक्ट हो जाना चाहिए? लेकिन इसका एक्सेप्शन है दो। एक एक्सेप्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज व्हाट चेयरमैन का अपॉइंटमेंट। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट 48 घंटों में करते हैं क्या? नहीं, इमीडिएटली करते हैं, फोर्थ विथ। कब करते हैं? फोर्थ विथ। एक एक्सेप्शन वो पढ़ लिया था हमने, है ना। तो देखो क्या बोलता है, एक्सेप्ट पोल शैल बी टेकन फोर्थ विथ इफ इट इज डिमांडेड फॉर व्हाट?
एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग, एक तो ये हो गया, मीटिंग एडजॉर्न करनी है, 48 घंटे बाद डिसाइड करोगे मीटिंग एडजॉर्न करनी है कि नहीं करनी है। तो जब हो गया मीटिंग तो अभी डिसाइड करोगे ना एडजॉर्न करनी कि नहीं करनी है। तो एक तो एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग के कंसर्न में डिसीजन लेना है तो वो फोर्थफिफ्थ होगा, और दूसरा जो ट्रांजेक्शन है दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। ये दो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो आपको इमीडिएटली डिसाइड करने पड़ेंगे। कब डिसाइड करने पड़ेंगे? इमीडिएटली। 48 घंटे का वेट नहीं कर सकते आप, 48 आवर्स अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको फोर्थ विथ ही ये ट्रांजेक्शन करने हैं, मतलब इंस्टेंटली आपको वोटिंग करानी है और ये डिसाइड करना है कि मीटिंग एडजॉर्न करें नहीं करें या फिर चेयरमैन कौन होगा। क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन समझ में आ गए? श्योर। इनके अलावा बाकी सारे मामलों में कितना टाइम मिलता है? बिल्कुल। When poll is demanded, chairman shall appoint such number of person as he thinks fit to scrutinize the poll process. Scrutinizer appoint किए जाएंगे. The poll is complete on the day when the result is ascertained and declared and not when voting is completed. मतलब पोल का रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हो रहा है is ascertained, वही दिन रेजोल्यूशन पासिंग का डेट माना जाएगा, वही दिन रेजोल्यूशन पासिंग का डेट माना जाएगा। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 109। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पोल। अब यहां से हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना इनफ है। कहां तक के सेक्शन हो गए हमारे? सेक्शन 109 तक। एक बार फास्ट रिकैप करना पड़ेगा। सेक्शन 96 इज फॉर फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट एजीएम के टाइम पीरियड। 101 इज फॉर नोटिस। 102 इज फॉर बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस हमने पढ़े थे। 103 is for quorum, 104 is for chairman, 105 is for proxy, 106 is for restriction on voting right, 107 is for shorthand and 109 is for poll। ठीक है, यहाँ तक डन। एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है यहाँ तक सब लोग, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।